बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 7 ईटा टेस्ट की तैयारी में हम सब लोग मसरूफ़ अमल हैं। ये हमारे पास क्लास 7 मैथमेटिक्स का आज हम चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसके जितने भी अहम टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज़ इससे जो बन सकते हैं वो एमसीक्यूज़ भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर इसके क्लास 5 क्लास 6 मैथमेटिक्स का मुकम्मल कोर्स ईटा टेस्ट के हवाले से अगर आपको चाहिए वो भी हमने तैयार किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक वो भी हमने अल्लाह के फजल व करम से तमाम कंप्लीट हमने एक बेहतरीन किस्म का फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 7 जो कि हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, इसमें जो हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, इन सब को हम 1 बाय 1 मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो पैटर्न्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में शुरू करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले है 7n+2। तो 7n+2 ये कहता है कि इसमें 2 क्या है, n क्या है और 7 क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमारे पास कुछ इस तरह के अलजबरा में हमारे पास लिखे हुए होते हैं 2x + 7 = 11। ठीक हो गया, ये मैंने एक इक्वेशन लिख ली। अब इस इक्वेशन में हमारे पास कुछ टर्म हैं। मिसाल के तौर पर टोटल टर्म की तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये 2 क्या है। तो इस 2 को हम कहते हैं अलजबरा में कोएफिशिएंट। ठीक है, स्पेलिंग में कोई कमी बेशी आ सकती है तो आप स्पेलिंग को जहन में ना रखें, बल्कि आपने सिर्फ क्या करना है, सीखना है। ये 2 क्या हो गया है, कोएफिशिएंट हो गया है। ये जो x है ये हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल है। ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसको अपने जहन में रखना है। और इसके अलावा ये जो 7 है जो बिल्कुल अलहदा पड़ा है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरीके से मैं एक और लिख लेता हूँ 2x⁻² + 3। तो इसमें हमारे पास ये 2 का पता आपको चल गया है कि ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। ठीक है, जो इस वेरिएबल के साथ होगा वो कोएफिशिएंट होगा। और इस तरह ये जो x है ये हमारे पास वेरिएबल है, लेकिन ये जो ऊपर हिस्सा आ गया इसको क्या कहते हैं, तो ये भी मैं आपको समझा दूं कि इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, या इसके अलावा इसका दूसरा नाम है पावर। ठीक है, और इसका तीसरा नाम है इंडेक्स। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको फिर किसी चीज़ में मुश्किलात पेश ना आए। और ये जो 3 अलहदा पड़ा है ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्या है, ये हमारे पास है कांस्टेंट। बात की समझ आ गई है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। तो हमारे पास ये 2 क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाता है। ये n क्या है, ये वेरिएबल कहलाता है। n की जगह m भी आ सकता है, x भी आ सकता है, y z, कोई एनी मतलब कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट आ सकता है, तो ये वेरिएबल कहलाता है। और उसके साथ जो हिस्सा होता है ये कोएफिशिएंट कहलाता है, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कांस्टेंट की तारीफ क्या है, कांस्टेंट इफ़ द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी रिमेन अनचेंज, यानी फिक्स होती है, ये हमारे पास तब्दील नहीं होती। कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये तब्दील नहीं होती, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, और इस तरह आगे चलते जाएं। ऑपरेशन क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज़ कॉल्ड ऑपरेशन। मिसाल के तौर पर जमा हो गया, मनफी हो गया, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ये इसके दरमियान जमा पड़ा है, तो इसको हम कहेंगे ऑपरेशन। ठीक है, इसके अंदर जमा आ सकता है, मनफी आ सकता है, ज़रब आ सकता है, तकसीम आ सकती है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं।
वेरिएबल मैंने बता दिया है कि जो लेटर होता है A B C X Y Z, ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, और इसकी मिसाल इन्होंने दी है x + 5 एंड y + 3, तो इन दोनों में x और y हमारे पास वेरिएबल्स हैं। कोएफिशिएंट मैंने बता दिया आप लोगों को कि द नंबर अपेयरिंग एज मल्टीपल ऑफ ए वेरिएबल, ये कहता है कि वो नंबर जो वेरिएबल के साथ ज़रब में लिखा होता है उसको हम कहते हैं इन अलजेब्रिक टर्म। तो ये हमारे पास एक तो उसको अलजेब्रिक टर्म कहते हैं और दूसरा उसको कहते हैं इस कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट, ये उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर 5x हो गया, 2y हो गया, -z हो गया, 6a हो गया, तो इसमें कोएफिशिएंट जो है पहले हिस्से हैं। 5 कोएफिशिएंट है x का, 2 कोएफिशिएंट है y का, -z है, यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ लेकिन एक मौजूद है। ठीक है, तो -1 कोएफिशिएंट है z का, 6 कोएफिशिएंट है a का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होता है, एनी न्यूमेरिकल वे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, एनी न्यूमेरल वेरिएबल आर, जिसमें हमारे पास न्यूमेरल भी हो वेरिएबल भी हो, या कम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल्स एंड वेरिएबल connected by one or more mathematical operation is known as an algebraic expression। मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या किया, 3x - 7 m ज़रब 5n, तो ये हमारे पास क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूँ कि इन्होंने बात की कि न्यूमेरल्स कहते हैं हिंसों को, वेरिएबल कहते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर को। तो ये 7 न्यूमेरल हो गया और x अल्फ़ाबेट हो गया, और ये जमा जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। ठीक है, और इसके साथ मिसाल के तौर पर मैं क्या लगा लेता हूँ, 3 लगा लेता हूँ, तो इसमें मेरे पास ये क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया अलजेब्रिक। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेलिंग में कमी बेशी हो सकती है, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, जैसा कि इन्होंने 3x - 7 लिया, m ज़रब 5n लिया, तो ये हमारे पास किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है, न्यूमेरल्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये न्यूमेरल और वेरिएबल का होता है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। नेक्स्ट है इनमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब मैं आपको ये तीनों समझा देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें ये जो हिंसा है 7x, इसको कहते हैं टर्म। इसको क्या कहते हैं, टर्म। ये एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करने के लिए कितनी चीज़ें होती हैं। तो सबसे देखें बाइनोमियल कितने टाइप्स होती हैं। बाइनोमियल में हमारे पास यहाँ पे सॉरी मैंने बाइनोमियल का कह दिया, सबसे पहले मैंने मोनोमियल का बताना था। किस चीज़ का, मोनोमियल का। यहाँ पे देखें सबसे पहले कौन सी चीज़ है, मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल देखें, सबसे पहले हम मोनोमियल की बात करते हैं। मोनोमियल में हमारे पास सिर्फ एक टर्म होगा, जैसा 3x हो गया, 7y हो गया, 8z हो गया, -y हो गया, ये एक ही टर्म आ रहा है। ठीक है ना, मतलब ये किसी दूसरे टर्म के साथ कनेक्ट नहीं है। जिसमें एक टर्म आए उसको कहते हैं मोनोमियल। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल की। बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म आती है। मिसाल के तौर पर 3x + 2, ये 2 टर्म होगी। एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, दरमियान में मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया।
अब इस तरह 7z जमा 2y 7y जमा, यहाँ पे मैंने z लिखना था लेकिन ये देखें 7z जमा 2y, ये हमारे पास 2 टर्म हो गए। इधर हमारे पास एक एक टर्म था, ठीक है, ये मोनोमियल में एक एक टर्म आता है, बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल में हमारे पास जैसे नाम से ही जाहिर है, इसमें हमारे पास 3 टर्म होंगी, 3x जमा 2y जमा 3, ठीक है। इसमें कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। और ये हैं क्या? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बात की समझ आ गई है? तो इसी तरीके से हम आगे जाते हैं। ये तो हमारे पास हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक सेंटेंसेस की बात करते हैं कि अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होता है। ये कहता है एन अलजेब्रिक सेंटेंसेस द सिंबल, अलजेब्रिक सेंटेंसेस में ये निशान जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि इज़ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन एट्सेट्रा आर कॉमनली यूज्ड। ये आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 जमा 2 बराबर है 6 के, ये अलजेब्रिक सेंटेंस है, ठीक है। ए बराबर नहीं है बी के, ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। 3 बड़ा है 2 से, ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। सो हमारे पास जो अलजेब्रिक सेंटेंस होते हैं, अलजेब्रिक सेंटेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अलजेब्रिक सेंटेंस में हम ये सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं कि बराबर है, बराबर नहीं है, और छोटा है या फिर बड़ा है। मिसाल के तौर पर 4 जमा 2 बराबर है 6 के, अगर ये पूछा जाए कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक सेंटेंस है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि ये हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंस है। बात की समझ आ गई है? ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। इसी तरीके से 7 जमा 8 बराबर नहीं है 20 के, तो ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। 8 बड़ा है 3 से, तो ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। 2 छोटा है 10 से, तो ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। बात की समझ आ गई है? तो इसी तरीके से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया और अलजेब्रिक सेंटेंस भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ओपन स्टेटमेंट की। ओपन स्टेटमेंट में ये कहता है कि स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक सेंटेंस हो गए तो अब स्टेटमेंट की बात हो रही है। सेंटेंसेस दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स आर नोन एज स्टेटमेंट। कि हमारे पास जो सेंटेंस जुमला होता है वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पर 3 जमा 2 इज इक्वल टू 5, ये ट्रू सेंटेंस है। 7 छोटा है 4 से, ये फॉल्स सेंटेंस है और इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। बात की समझ आ रही है कि स्टेटमेंट हमारे पास आइदर ट्रू और फॉल्स आर नोन एज स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ओपन स्टेटमेंट का मतलब है अ सेंटेंस दैट डज नॉट इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन। ये कहता है कि ये हमारे पास एक सेंटेंस होता है जिसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी होती, ठीक है, रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, और इसका ये पता नहीं चलता कि ये ठीक है या फिर गलत है, इज़ नोन एज ओपन स्टेटमेंट। इसे ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर x जमा 2 इज इक्वल टू 9, तो ये हमारे पास ओपन स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैं 1-2 और एग्जांपल दे देता हूँ। पहली एग्जांपल तो बुक वाली है, x जमा 2 इज इक्वल टू 9, ये ओपन स्टेटमेंट है और इसका ट्रू एंड फॉल्स का कोई पता नहीं चलता कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसको हमने फाइंड आउट करना होता है। x को इधर छोड़ देते हैं और 9 इधर रह जाता है और जमा 2 है, जब उस साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 9। 9 - 2 से हमारे पास आंसर आता है 7।
तो हम x की जगह अगर 7 पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास फिर क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पर देखें 7 + 2 = 9, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ट्रू स्टेटमेंट आ गई है। बात की समझ आ गई है। चलें नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की। तो अब यहाँ पे देखो मैं एक और पेज ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि सही तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइक और यहाँ पर लिख लेता हूँ अनलाइक। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2x + 3x = 5x। ठीक है, तो ये जो सारे जो वेरिएबल हैं ये सेम आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं लाइक। ठीक है, लाइक टर्म। ठीक है, लाइक टर्म। बात की समझ आ रही है। 5y + 3 + 2y = 8y, तो ये लाइक टर्म है। कौन से टर्म है, लाइक टर्म। अब मैं एक और लिख लेता हूँ 2y = 8 + 5y = 6, तो इसमें हमारे पास क्या है, लाइक टर्म है। कौन से टर्म है, लाइक टर्म, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक ही आ रहा है। ठीक है, और अनलाइक टर्म में हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल डिफरेंट होता है। क्या होता है, वेरिएबल डिफरेंट होता है। 2x + 2y = 3z। देखो अब इधर x है वेरिएबल, इधर y है और इधर z है। जिसमें वेरिएबल मुख्तलिफ आए तो वो अनलाइक टर्म कहलाता है, और जिसमें वेरिएबल सेम आए तो वो हमारे पास लाइक टर्म कहलाता है। बात की समझ आ गई है। अब इन पॉइंट्स के बाद हम MCQs की बात करेंगे, लेकिन MCQs से पहले जो हमारे पास बुक है उस बुक के हम थोड़े से रिव्यू कर लेते हैं कि बुक में हमारे पास a + b² किसके बराबर है, a - b² किसके बराबर है, ये सारा कुछ आप लोग बुक में देख लेंगे। ठीक है, जब हम बुक की तरफ आए तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला सफ़े पे था वो ये था कि टर्म टू टर्म रूल। ठीक है, टर्म टू टर्म रूल का क्या मतलब है, टर्म टू टर्म रूल का ये मतलब है कि हमारे पास हिंसे दिए गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं, ये 100 है, ये 89 है, ये 78 है। तो इससे आगे जो हिंस हैं, 3 हिंस हैं, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बात की समझ आ रही है। तो 100 से 11 मनफी करें तो 89 आया, और 89 से 11 मनफी करें तो 78 आया, और 78 से 11 मनफी करें तो 67 आएगा। नेक्स्ट टर्म 67। अगर 67 से 11 मनफी करेंगे तो 56 आएगा। अगर 56 से 11 मनफी करेंगे तो 45 आएगा। ये इसे कहते हैं टर्म टू टर्म रूल। हम एक एक से हिंसा मनफी करते हैं या उसके साथ जमा करते हैं, तो ये टर्म टू टर्म रूल है। अगला हमारे पास है पोजीशन टू टर्म रूल। ये कैसे हो सकता है और ये कैसे हम फाइंड आउट करें। अब इसमें यहाँ पे आप लोग देखें, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि टर्म टू टर्म रूल के मुताबिक आप अगले 3 टर्म को फाइंड आउट करें, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगले 3 टर्म को। देखें, ये 100 है, ये 89 है, ये 78 है, अगले 3 टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहता है कि आप अगला 10वां टर्म फाइंड आउट करके दें, तो ये फाइंड आउट करने में हमें क्या होती है, मुश्किलात होती है, और ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते टर्म टू टर्म रूल में। जबकि पोजीशन टू टर्म रूल में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन टू टर्म रूल क्या होता है, ये कहता है पोजीशन टू टर्म रूल हेल्प्स अस टू फाइंड आउट व्हाट नंबर इज इन अ पैटर्न इफ इट्स पोजीशन इन द पैटर्न इन द गिवन। ये कहता है कि हमें ये पता चलता है कि कौन सा नंबर कौन सी पोजीशन पे आता है इस पैटर्न में। तो यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है। ये कहता है कि फाइंड द पोजीशन टू टर्म रूल। पोजीशन टू टर्म रूल का इस्तेमाल करते हुए फाइंड 20 टर्म, 20वां टर्म आप फाइंड आउट करके दें। कितना टर्म, 20वां टर्म फाइंड आउट करके दें। जबकि टर्म टू टर्म रूल में हम सिर्फ अगले 3 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, या 4 एक एक टर्म को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जबकि पोजीशन टू टर्म रूल में हम अगला 20वां टर्म भी दिए गए हिंसों से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, चले यहाँ पे देखें, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह आप पोजीशन लिख लेंगे। नीचे लिख लेंगे टर्म 10 11 12 13 14, ये टर्म लिख लिया। अब रूल देखो, रूल में देखें, पहला जो पोजीशन नंबर 1 था, ये हमारे पास 10 है। तो पोजीशन 1 पर जब 10 आता है तो 1 + 9, इससे क्या आता है, 10 आता है। बात की समझ आ गई।
अब दूसरी पोजीशन पे आप लोग देखें तो इसी 9 के साथ हम ये दो पोजीशन जो है ये जमा करते हैं। 2 जमा 9 11 आ गए, ये देखें ये टर्म 11 आ रहा है। इस तरह ये तीसरी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन के साथ जब 9 जमा करते हैं तो ये 12 आ गया है, ठीक है। इस तरह 20वीं पोजीशन के साथ हम 9 जमा करेंगे तो ये 29वां टर्म आएगा। बात की समझ आ रही है? तो इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, पोजीशन टू टर्म रूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक और बता देता हूँ। सो यहाँ पे देखें, ये मैंने एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों के लिए किया है। इसमें टर्म हमें दिए गए हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है। और ये कहता है आप पोजीशन टू टर्म रूल का इस्तेमाल करते हुए 20वां टर्म मुझे फाइंड आउट करके दें, ठीक है। 20वां टर्म, तो मैंने पोजीशन टर्म लिखा, पहली पोजीशन पे 2 है, दूसरी पोजीशन पे 4 है, तीसरी पोजीशन पे 6 है, चौथी पोजीशन पे 8 है। अगर हम रूल की बात करें, क्या रूल की बात करें तो रूल में हमारे पास क्या आता है? रूल में देखें हमारे पास 1 ज़रब 2 तो 1 दूने 2, ठीक है। फिर हमारे पास ये 2 आ गया है, इस 2 को 2 के साथ ज़रब दें, ठीक है। 2 ज़रब 2 इसे 4 आ गया है। फिर इस 3 को 2 के साथ ज़रब दें, 3 ज़रब 2 3 दूने 6 आ गया है। फिर इस 4 को 2 के साथ ज़रब दें, 4 दूने 8 आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है। तो इस पोजीशन पे देखो यहाँ पे 20 है, तो इस 20 को 2 के साथ ज़रब दें तो 20 दूने 40। हमारे पास जो 20वां टर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा? 40 होगा। आपने इसी तरीके से पोजीशन टू टर्म रूल का इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि हमारे पास है nth टर्म। ये कहता है कि हमारे पास nth टर्म का ये होता है कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, ये एक जनरल टर्म होता है दैट कैन हेल्प अस टू फाइंड एनी टर्म। ये हमारे पास एक सीक्वेंस होता है जो कि हमें किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने में हमें मदद देता है। वी कैन फाइंड एनी टर्म बाई पुटिंग द वैल्यू इन द n टर्म। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया 2n+1, 2n+1 बाई पुटिंग n इज इक्वल टू 1। अगर हम n की जगह 1 पुट कर देते हैं तो 2 एकम 2 जमा 1, 2 जमा 1 3, ठीक है। अगर हम n की जगह 2 पुट कर देते हैं तो 2 दूने 4 जमा 1 5। ये इस तरह ये कहता है कि आपके पास जो भी टर्म फाइंड आउट करने का कहें तो आप उसकी जगह वो वैल्यू डाल दें। एग्जांपल में देखें, इफ़ द n टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज़ 3n-2, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है और उसका हमें दिया गया है कि उसका 3n-2 है, तो अगर ये कहे कि छठा टर्म फाइंड आउट करके दें, फाइंड द 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, ये n की जगह 6 पुट कर देंगे। तो 3n-2 इज इक्वल टू 3 × 6-2 इज इक्वल टू 3 6 18, 18-2 16 आ गया, ठीक है। सो द 6th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 16, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल नंबर 2 देखें, इफ़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4n+4 फाइंड द 10th टर्म, तो n की जगह 10 पुट कर दें, तो 10 4 40 जमा 4 44 आ गया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने वेरिएबल की बात की, सेंटेंस, स्टेटमेंट और इन सब की बात की है। इसके बाद कांस्टेंट की, कोएफिशिएंट की, एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स और इन सब की हमने बात कर ली है। लाइक अनलाइक टर्म की भी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं, ये पोलिनोमियल की भी बात हो गई है, पोलिनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल और इसी तरह डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखें। सो हमारे पास इसी तरह एक ये दिया गया होगा, ठीक है, सेंटेंस, यानी जो हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंस होता है वो दिया गया होगा। इसमें हमें कहा गया होगा कि इसकी डिग्री कितनी है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है और इधर x की पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी तो ये 3 होगी। बात की समझ आ गई है? जो बड़ी होगी हमारे पास पावर, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसकी डिग्री है। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल है, ठीक है, 2x + 3x + 1, यानी इस ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। अच्छा, इसमें सिर्फ x था वेरिएबल, इसमें ये पूरी पोलिनोमियल है लेकिन इसमें 2 वेरिएबल हैं, x भी है और y भी है। और ये जो है ये कहता है कि इसमें मोर देन 2 वेरिएबल, 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं, ठीक है, जैसा कि x भी है, y भी है और z भी है।
विद रिस्पेक्ट टू टर्म, मोनामियल में एक टर्म होता है, बाइनामियल में 2 टर्म होते हैं और ट्राइनामियल में 3 टर्म होते हैं। सो इसी तरह हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है। अब ये हमने देखा a जमा बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a की 2 जमा 2ab जमा b का स्क्वायर। सो ये हमने MCQs में देखा था, जो मैंने आपको बताया था कि हम बुक की तरफ चलते हैं और ये आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं। ये अगर आप देखें a जमा बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। सो ऑप्शन सी उधर हमारे पास क्या आ रहा था, करेक्ट आ रहा था। नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है a मनफी b का स्क्वायर। सो इसका हमें MCQs देखते हैं कि क्या इससे भी कोई MCQs आया है। a मनफी b का स्क्वायर बिल्कुल आया हुआ है। सो अगर ये मनफी b आया हुआ है, ठीक है, और इधर क्या है जमा b, तो 2ab के साथ इधर जमा 2ab होगा। अगर दरमियान में a मनफी b का स्क्वायर है तो 2ab के साथ मनफी b होगा। तो इधर देखें a की 2 जमा b की 2 मनफी 2ab। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट है। x की 2 जमा 5x जमा 6 बराबर है। तो ये किसके बराबर है, तो इसकी इन्होंने क्या की, फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, ये उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल रूल से नावाकिफ़ हैं, क्योंकि इस दौरान आपने ये MCQs अटैम्प्ट करना होता है। तो ये x है और दरमियान में दोनों में जमा है, तो आपने इधर जमा दोनों साइन देखने हैं, ठीक है। तो ये x जमा 3 और x जमा 2, इसकी ज़रब देखते हैं, क्या इसकी ज़रब से हमारे पास ये वाला टर्म आता है। अगर आता है तो हमारे पास ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे है x जमा 3 और x जमा 2। इधर देखें x जमा 3 और अगला है x जमा 2। ये जो x है ये x के साथ भी ज़रब होगा और 2 के साथ भी ज़रब होगा। x ज़रब x, x का स्क्वायर जमा x ज़रब 2, 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर दरमियान में जमा है तो जमा लगा लें। फिर ये जो 3 है ये इस x के साथ भी ज़रब होगा और इस 2 के साथ भी ज़रब होगा। x ज़रब 3, 3x जमा जमा ज़रब जमा जमा 3 दूने 6। अब देखो ये x की 2 तो इसी तरह आ जाएगा, 2x और जमा 3x तो ये जमा 5x हो जाएगा और जमा 6 इसी तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास इससे जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट ये आया है और ये रिज़ल्ट इसके बराबर है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आया है, ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखें, x जमा 4 और x मनफी 4, इससे देखते हैं कि कौन सा आता है। सो ये देखें, ये आपके पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को आपने याद करना है, ठीक है। a जमा b और a मनफी b, ठीक है, a जमा b और a मनफी b। यहाँ पे देखें a जमा b और a मनफी b, ये वाला फार्मूला। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है a की 2, ठीक है, मनफी b की 2। बात की समझ आ रही है, a की 2 मनफी b की 2। अगर आपके पास यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये एक मैं वैसे समझा रहा हूँ, a की 2 मनफी b की 2, ये बराबर है a जमा b और a मनफी b। आपके पास इधर यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो इस a की जगह x भी आ सकते हैं और b की जगह y भी आ सकते हैं, ठीक है, x जमा y और x मनफी y। तो आपने x जमा y और x मनफी y को देखना है कि हाँ ये तो बिल्कुल a की 2 मनफी b की 2 वाला फार्मूला है। तो ये a की जगह x आया है तो आप x की 2 ले लें, दरमियान में मनफी लेना है, और b की जगह y आया है तो आप y की 2 ले लें, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बात की समझ आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पे है x जमा 4 और x मनफी 4। तो देखो x a की जगह आया है तो x की 2 मनफी 4, b की जगह आया है तो 4 की 2, तो x की 2 मनफी 4 की 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो x की 2 और मनफी 4 की 2, तो मनफी 4 की 2 इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने एक और काम किया है, ठीक है। ये 4 का जो स्क्वायर है इन्होंने उसका स्क्वायर लिया है। ये x की 2 मनफी 8 बिल्कुल नहीं आता, x की 2 जमा 8 ये भी बिल्कुल नहीं आता, तो x की 2 जमा 16 आएगा या फिर हमारे पास x की 2 मनफी 16 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इधर अगर आप ज़रब दें x ज़रब x, x की 2 और जमा
ज़रब नफ़ी नफ़ी, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 4x। फिर हमारे पास जमा ज़रब जमा जमा आ जाएगा, और ये 4 ज़रब x तो 4x आ जाएगा, और जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी और 4 4 16 आ जाएगा। ये जमा 4x और मनफी 4x कैंसिल हो जाएगा, x की 2 मनफी 16 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x की 2 मनफी 16। ठीक है, ये ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। 5वें नंबर का सवाल है x की 2 जमा 5x जमा 4 इज़, तो इसमें कितने टर्म है, इसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म वालों को ट्राइनोमियल कहते हैं। अच्छा, अगले कहते हैं मनफी 2x की 3 और 4x की 2, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 4 2 8, और x की 3 और x की 2 ये जमा हो जाएंगे पावर। ठीक है, 3 जमा 2 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा मनफी 8x की 5, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2x की 3 एंड 4x की 3 इज़, तो 2 ज़रब 4 4 2 8, x की 3 और x की 3 6 हो जाएगा, 8x की 6, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ठीक है, ये कहता है इफ़ a की 2 मनफी 2ab जमा b की 2 बराबर है 36 के, एंड a की 2 मनफी 3ab जमा b की 2 बराबर है 22 के, फाइंड ab, आप ab फाइंड आउट करें। वेरी गुड, तो अब इसको ज़रा देख लेते हैं कि कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे देखें, a की 2 मनफी 2ab जमा b की 2 इज इक्वल टू 36, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a की 2 मनफी 3ab जमा b की 2 इज इक्वल टू 22, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो a की 2 मनफी 2ab हमने ऊपर लिख लिया है, और इधर ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो मनफी का ये लगा लें, साइन लगा लें इधर, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये a की 2 और a की 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जमा 3ab है और ये मनफी 2ab है, तो हमारे पास सिर्फ ab रह जाएगा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जमा b का स्क्वायर है या मनफी b का स्क्वायर है। ये इज़ इक्वल टू का निशान लगा लें, और 6 से 2 मनफी करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और 3 से 2 मनफी करें 1, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। सो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। वैन x की 2 मनफी x जमा 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम 3x की 2 मनफी 4x जमा 5, द रिज़ल्ट विल बी, तो ये आपने बिल्कुल इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है जिस तरह मैंने अभी वाला सवाल सब्ट्रैक्ट कर लिया है। सो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ 5mn का स्क्वायर इज़, तो आपके पास इस पोलिनोमियल की कौन सी डिग्री आएगी अगर आपके पास क्या आ जाए, 5mn का स्क्वायर आ जाए। तो m के पास भी 1 डिग्री है और n के पास 2 है, तो 1 जमा 2 3 आएगा। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं, हाँ हमारे पास 10 में c आता है। ठीक है, तो 10 क्या हमारे पास ये करेक्ट है, हाँ बिल्कुल 10 में c आता है। तो आपने इस वेरिएबल की यानी m वेरिएबल की डिग्री 1 है और n वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो 1 जमा 2 3। अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ n की डिग्री 2 होता यानी n की पावर 2 होता तो हम कहते कि इसकी डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 2 हैं, तो दोनों वेरिएबल की आपने जमा करनी है, तो m की भी 1 पावर है और n की 2 पावर है, तो 1 जमा 2 3, आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसकी कितनी आएगी, x की 2 y की 2 और x की 2 और 5, तो देखो ये x की 2 है तो 2 और y की 2 है 2, 2 जमा 2 4, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। 4a b की 3 c की 2 इज़, तो ये क्या है, एक टर्म है, तो एक टर्म को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, x मनफी 3 बराबर है इज़ कांस्टेंट, x मनफी 3 में कांस्टेंट कौन सा है, तो जो मनफी 3 है ये कांस्टेंट है। विच इज़ पोलिनोमियल, इनमें कौन सा पोलिनोमियल है, देखिए पोलिनोमियल में पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये बटा के नीचे है, बटा वाले तो बिल्कुल हो नहीं सकता, ये z की पावर मनफी 1 है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, 2x जमा 1। तो अगला देखें, 2x की 2 जमा 3x जमा 5 जमा 5x की 2 मनफी 4x और मनफी 2, तो इसको आपस में जमा करना है। ठीक है, 2x की 2 जमा 5x की 2, ये 7x की 2 आ जाएगा, जमा 3x और मनफी 4x, इधर से मनफी x आ जाएगा, 5x की 2 और मनफी x। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, जमा 5
और -2, तो इससे जमा 3 आ जाएगा। सो मेरे ख्याल में 2x, ये ऑप्शन बी देखें, 2x और 5x 7x की 2 जमा 3x और -4x -x, ये -x आ जाएगा, जमा 5 और -2 जमा 3 आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। p जमा 2q -3 और जमा, ये भी इसी तरीके से 15 वाला की तरह आपने जमा करना है। p जमा 4p, तो ये 5p हो जाएगा, जमा 2q और -3q, ये 2 और -3, इससे -1 आता है, तो ये -q आ जाएगा। ठीक है, तो 5p -q और -3 और जमा r, तो ये आपके पास 1 r आ जाएगा। 5p -q जमा r, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इस से फ्रॉम। ठीक है, a जमा 3b -c, तो आपने ये क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लिकेशन का मैंने अभी आपको समझा दिया कि किस तरह मल्टीप्लाई करना है। x को पहले 2x के साथ और फिर 3 के साथ ज़रब देना है। मैंने अभी आपके सामने 1-2 सवाल कर दिए। x -3 का स्क्वायर, ये a -b का स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, a की 2 -2ab जमा b की 2, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। तो x की 2 आ जाएगा और जमा b की 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 3 9। ठीक है, x की 2 जमा 9 और -2, a की जगह x आ जाएगा। ठीक है, -2x और b की जगह 3 आ जाएगा, तो 6x आ जाएगा। x की 2 जमा 9 -6x, ऑप्शन सी करेक्ट है। a की 2 -b की 2, इसका क्या फार्मूला है, a जमा b और a -b, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। फैक्टराइजेशन ऑफ x की 2 जमा 5x जमा 6, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसी करनी है मैंने आपको पहले बता दिया है। हाँ, ये सवाल हमने किया हुआ है पीछे, पहला दूसरा तीसरा MCQs था, ये सवाल हमने किया हुआ है। हाउ मच इज़ -8x लेस दैन 12x, तो देखें 12x मनफी और -8x कर लें। 12x जमा 8x इज इक्वल टू 20x, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। 22 नंबर का MCQs हो गया। 23 का देखें, व्हाट शुड बी एडेड टू 2l का स्क्वायर मनफी m का स्क्वायर जमा n का स्क्वायर टू गेट l स्क्वायर जमा m स्क्वायर जमा n स्क्वायर। तो देखो, इन्होंने l की 2 जमा m की 2 जमा n की 2 मनफी 2l का स्क्वायर मनफी m का स्क्वायर जमा n का स्क्वायर मनफी किया, और फिर इन्होंने क्या किया, l की 2 जमा m की 2 जमा n की 2 मनफी 2l का स्क्वायर जमा m का स्क्वायर मनफी n का स्क्वायर मनफी l का स्क्वायर जमा 2m का स्क्वायर। हमारे पास इसका आंसर आ गया -l का स्क्वायर जमा 2m का स्क्वायर। ये देखें, ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। मल्टीप्लाई -6 बाई 3x, 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18 -18x, आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। मल्टीप्लाई 3 a की 2 एंड 2 a की 3, 3 दूने 6 और पावर जमा कर लें, 2 जमा 3 5, तो 6 a की 5। 26 नंबर के MCQs देखें, खाली जगह आर द अल्फ़ाबेट, ये हमारे पास कौन से MCQs हैं, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज वाले MCQs हैं। खाली जगह आर दोज अल्फ़ाबेट आर लेटर विच आर यूज टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी इन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल की बात हो रही है, क्योंकि वेरिएबल में हमारे पास क्वांटिटीज़ दी गई होती हैं, x y z, ये वेरिएबल हैं। द वैल्यू ऑफ ए खाली जगह इज़ नॉट फिक्स, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती। खाली जगह इज़ नंबर विच रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल। ये कहता है कि जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ये देखें 2x की 2, ये जो x है ना, इसके आगे जो 2 आ रहा है, इसका ये मतलब है कि x को हम 2 मरतबा ज़रब दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा। 29 नंबर का MCQs देखें, इन एक्सप्रेशन 2x की 2 जमा 3x मनफी 1 द कांस्टेंट इज़, इनमें कांस्टेंट मनफी 1 है। ठीक है, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। इन द पोलिनोमियल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। इसके बाद पोलिनोमियल हैव वेरिएबल हुज एक्सपोनेंट और मस्ट बी द खाली जगह नंबर। जो पोलिनोमियल होते हैं उसके जो वेरिएबल होते हैं उसके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, इंटीजर ना हो, इवन आड ना हो, बल्कि होल नंबर हो। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे कौन से MCQs में यहाँ पे समझाया विच इज़ पोलिनोमियल। ये देखें, पोलिनोमियल का जो
पावर हो वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, उसमें इंटीजर ना हो यानी जमा मनफी ना हो, ठीक है, और आड इवन उसमें शर्त नहीं है बल्कि होल नंबर शर्त है कि एक मुकम्मल नंबर होना चाहिए। अगला हमारे पास क्या है, कहाँ पे थे, यहाँ पे देखें 32 नंबर के एमसीक्यूज। पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली 2 टर्म आर नोन एज, वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। बात की समझ आ गई। इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर काफ़ी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, चैनल बनाए तो लाजमी सब्सक्राइब करने। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो ये देखें, ये सारे जो रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं। सो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।